क्या क्या चीजें पता है, थोड़ा सा शेयर कीजिए मेरे साथ। यही क्रॉस प्रोडक्ट आपने अपने 12th की एनसीईआरटी या 12th के अंदर भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है तो शेयर विद मी व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। बताइए। तो इसकी डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। द वेक्टर द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो vectors which is a vector and b vector is denoted by a vector cross b vector and defined as a vector cross b vector is equals to mod of a vector mod मतलब magnitude of b vector sin theta n cap। ओके, ये है a क्रॉस b वेक्टर का अपन ऐसे डिफाइन करते हैं। तो थोड़ी सी इसकी समरी को या इसको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान सुनने की कोशिश करना, वही बता रहा हूँ बेटा। जैसे मान लो कोई ए वेक्टर या ये कोई एक्स एक्सिस है, वही बता रहा हूँ एलन, बहुत ध्यान सुनो। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ये आपका वाई एक्सिस। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। अगर बहुत ध्यान सुनना, मान लेते हैं एक बार के लिए ये जो प्लेन है ना, अभी एक्स वाई का कौन सा प्लेन है, सरफेस है। जैसे ये आपके हाथ है ना, ये आपकी हाथ की कलाई है ना, यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, ठीक है, जेड एक्सिस इधर ऊपर की तरफ है, ठीक है, जेड एक्सिस इधर ऊपर की तरफ है। ठीक है, समझ में आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर ही मान लो ये मेरा कोई ए वेक्टर है, मान लो ये मेरा कोई ए वेक्टर है, ये मेरा कोई ए वेक्टर है, मान लेते एक बार के लिए दिस इज योर ए वेक्टर, ठीक है, ओके, एंड दिस इज योर बी वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। तो ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ए और बी वेक्टर कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं, आपका ए और बी वेक्टर इस हाथों की कलाइयों में, ए वेक्टर और बी वेक्टर इस हाथों की कलाइयों में, मतलब एक्स वाई प्लेन में। तो इन दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद में उसका किस डायरेक्शन में डायरेक्शन देगा, मतलब ये ए वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी एक्चुअली में क्या होता है बेटा, इसी को ही कहते हैं अपन कि इसको आप घुमाओगे, राइट हैंड थंब रूल समझते हो, नहीं समझे, राइट हैंड थंब रूल तो यही बताता है कि एक्स वाई प्लेन में जब आप थंब घुमाओगे तो आपको कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, आपको उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगी, बस इतनी सी चीजों के काम में आता है, ठीक है। तो आपको एन कैप, ये जो एन कैप है ना, ये जो एन कैप, ये आपको ये मिलेगा, ये समझ गए बात, अरे समझे कि नहीं समझे, यहां पर इसके परपेंडिकुलर आपको एन कैप मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करके बताता हूं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक मिनट रुकना, बी वेक्टर को कुछ ऐसा बनाते हैं, हाँ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये आपका मान लो बी वेक्टर है ना, और ये आपका है एन कैप। बताता हूँ बेटा, देखो बेटा नाम दिया गया जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए को बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेते तो आपको स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, ये सब नाम दिए गए। एक्चुअली मैथ्स क्या है, आप मैथ्स को क्या समझते हो, मैथ्स को फिजिक्स से कंफ्यूज मत करो बेटा। मैथ्स तो एक टूल है टू सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम्स, मैथ्स एक टूल है।
अब कई कई बार ये चीज यूज होती है, ए क्रॉस बी को अपन एक्चुअली में क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट की फॉर्म में डाल देते हैं। और कभी भी ऐसा कोई डिटरमिनेंट आपको देखने को मिलता है A1 A2 A3 B1 B2 और B3, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं अपन ए क्रॉस बी। ये एक तरीका है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में बहुत काम आता है, या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में काम आता है कि ए क्रॉस बी का मतलब ऊपर की तरफ एन कैप हो रहा है तो नीचे आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर मिल जाएंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ही आपको ऊपर एन कैप मिल रहा है। राइट हैंड थंब रूल, समझ रहे हो मेरी बात? इतनी सी बात है। ये जस्ट टूल्स हैं टू डिफाइन मैथमेटिक्स टर्म्स, और कुछ नहीं है, समझ रहे हो? बहुत सारी चीजें। अब मेरी बात सुनो, यहां पर क्या हो जाएगा, एन कैप इसकी क्या है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। क्या यहां तक चीजें समझ में आई? क्या यहां तक चीजें समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आपको मिलेगा ना, जो ए क्रॉस बी से जो भी वेक्टर आपको मिलेगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी, ये आप डिफाइन करोगे ना, तो ए क्रॉस बी से जो भी आपको वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा आपको, मतलब एन कैप के पैरेलल मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, एन कैप पे नहीं मिलेगा। एन कैप कोई वेक्टर नहीं, एन कैप बस सिर्फ ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करना है इस चीज की इंपॉर्टेंस। ए क्रॉस बी का जो वेक्टर मिलेगा वो एन कैप के बराबर नहीं होता है। ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आपको मिलेगा वो एन कैप के पैरेलल होता है, मतलब ए क्रॉस बी का जो वेक्टर मिलता है वो हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के। ये डेफिनेशन है इसकी सिंपल सी। क्या चीजें क्लियर हैं? अरे कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल समझना है कि क्यों डिफाइंड है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक चीज समझाता हूं आपको, एग्जांपल तौर पे एक चीज समझाता हूं। अब मान लो ये आपका ये दो दिख रहे सामने। अब ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है। ये है आपका ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, सॉरी ये है आपका बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, और ये है आपका ए वेक्टर इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में सर एंगल अगर थीटा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो, मान लो एक बार के लिए मेरे को ये ट्रायंगल, मान लो ट्रायंगल मैंने ट्रायंगल बना दिया, मैंने ये ट्रायंगल बना दिया। लेट सपोज ये ए, ये बी, ये सी, और इस ट्रायंगल को बनाते बनाते एसी ए बी वेक्टर को मैंने ए वेक्टर बोला और एसी वेक्टर को मैंने बी वेक्टर बोला। और यहां पर मेरे को अब क्रॉस प्रोडक्ट कहां काम आता है? यहां पर मेरे को सिंपल मेरे को एरिया निकालना है। मान लो मेरे को ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर। अब आपको पता है सर ए वेक्टर कैसे निकालते हैं? आपको जनरली क्या पता है, ज्योमेट्री में आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं। बी के मान लो x2 y2 z2 और सी के x3 y3 z3। और गुड इवनिंग नीरज। और यहां पर आप ए वेक्टर कैसे निकालते हो? सर x2 माइनस x1 आई कैप। गलत तो नहीं बोल रहा? सुनो, आप बोल रहे हो ना सर सिग्निफिकेंस क्या होता है? वो रिप्रेजेंटेशन है बस। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और बी वेक्टर कैसे निकालोगे? x3 माइनस x1 आई कैप प्लस y3 माइनस y1 जे कैप प्लस z3 माइनस z1 के कैप। अब मान लो यहां पर ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको पता, और इस तरीके से आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर निकाल दी। समझ में आ रही बात? ए वेक्टर और बी वेक्टर आपने निकाल दी। तो क्या सर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट? क्या मैं एरिया निकाल सकता हूं? समझ रहे हो? यह सवाल होता है। बिल्कुल निकाल सकते हो सर। कैसे? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? हां सर मैं निकाल सकता हूं। बहुत ध्यान सुनना। अब क्या होता है इधर, अब ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? ए बी, द लेंथ ऑफ ए बी, द लेंथ ऑफ ए बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हाँ या ना? द लेंथ ऑफ
AC इज मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब मैं AB का एक कंपोनेंट यहां पर देना चाहता हूं, इस पॉइंट को मैं एक बार के लिए डी बोल देता हूं। तो मेरे को एक बात बताओ, BD कितना होगा अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं, व्हाट विल बी द BD? सर BD इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर साइन थीटा। गुड इवनिंग प्रकाश। BD कितना होगा? BD इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ A साइन थीटा हो जाएगा, हाँ या ना? अब आपको जहां से ज्योमेट्री पता है, आपको ज्योमेट्री में जनरली क्या पता है सर? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल? द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? AC विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इंटू BD, हाइट कितनी है? मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू साइन थीटा। क्या चीजें क्लियर है? क्या चीजें यहां पर क्लियर है? अब तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा सर? कुछ नहीं होगा, ये वाला चीज। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब मैंने क्या बोला? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज नथिंग बट, अब यहां पर आप क्या करोगे? A क्रॉस B। अब A क्रॉस B आपका क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी देगा आपको। A क्रॉस B नहीं होता बेटा, एरिया हमेशा स्केलर आता है, वेक्टर में नहीं आता। गलत, गलत, ये तो गलती करते हैं सारे बच्चे, ये गलती करते हैं। A क्रॉस B इज अ वेक्टर क्वांटिटी। A क्रॉस B आपको वेक्टर देता है, स्केलर नहीं देता, पर एरिया हमेशा आपको स्केलर देता है। फिर क्या करें? तो मेरी बात सुनो, हाँ अब क्या हो जाएगा? A वेक्टर क्रॉस करोगे B वेक्टर, आप A क्रॉस B तो आपका ये है। अब इधर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दो। अब इधर दोनों तरफ आप मैग्नीट्यूड लगाओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होगा, तो सेपरेट सेपरेट मैग्नीट्यूड आ जाएगा सब पे। और आपको पता है एन कैप ये क्या होता है? इट इज अ यूनिट वेक्टर। क्या एन कैप ऐप यूनिट वेक्टर होता है? और मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर मैंने बताया था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, हाँ या ना? तो बोलो, क्या यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है? तो यहां पर क्या बोलूंगा? हां, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होगा, हाँ या ना? तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूं? द ट्रायंगल ऑफ एबीसी इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बात क्लियर है? तो यहां से ये चीज याद कर लेना, द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज नथिंग बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? हाँ जी, प्रकाश क्या बोल रहे? सर आफ्टर आंसर की एमी अप्रोक्स 55 मार्क्स एंड एग्जिट 63 मार्क्स, पता नहीं चल रहा क्या करें, इस बार प्रोडक्शन से पेपर खराब हो गया, अनवांटेड टॉपिक से क्वेश्चन। प्रकाश कुमार क्या करें? रिजल्ट आने दो प्रकाश, फिर ढंग से डिस्कशन करते हैं इसका, है ना? हाँ, क्या यहां तक चीजें क्लियर है? बस डिवाइडेड बाय 2, गुड गुड, थैंक यू बेटा। डिवाइडेड बाय 2 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली चीज। हाँ, एलन ने 1 साल जॉब करी है, अब एलन फिर से तैयारी कर रहा है गेट की ये वाली साल, दिस ईयर। ऑलरेडी अच्छी जॉब में है ये प्राइवेट, बट इसको लगा होगा, इसको लगा होगा कि तैयारी इसको करनी चाहिए, तो करना चालू कर रहा होगा। एनीवे, यहां तक चीजें क्लियर है, आगे बढ़े।
अब मेरी बात तो सुनो यार, इधर ध्यान दो। चलो बातें करनी तुम्हें, बातें करनी तो बेटा मेरा इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप है ना, उसके जो टारगेट गेट वाला जो बैच है वहां पर बातें कर लिया करो। मैं भी तुम्हारे साथ बातें कर लूंगा। वहां तो तुम बातें नहीं करते हो, लाइव क्लास में बड़ी बातें करते हो तुम। ठीक है प्रकाश, तुम एडेड हो अपने टारगेट गेट वाले बैच में? अभी पढ़ाई कर लेते ना यार, अभी इंपॉर्टेंट ये है अपने लिए। क्यों? चलो गुड। खैर एनीवे, ये चीज अभी समझ में आ चुकी है, व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा ये रिप्रेजेंटेशन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट यहां काम आता है आपके काफी ज्यादा। ठीक है, अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें इसकी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस कह लो, कुछ ऑब्जर्वेशंस पे बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन यहीं से आधे क्वेश्चन तो आपके यहीं से आते हैं, आधे क्वेश्चन तो आपके यहीं से आते हैं ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान से सुनो, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि अगर दोनों के बीच में, अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में अगर साइन थीटा, ये थीटा पहले एंगल डाल दो इन दोनों के बीच में यार, अगर ये थीटा 90 डिग्री हुआ, वो सब अभी ऑब्जर्वेशन में यही बातें करेंगे बेटा। थीटा 90 डिग्री हुआ तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर। ये एक वेक्टर है, ये एक ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे? सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे? अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए तो, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए तो, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए तो मेरे को एक बात बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको क्या मिलेगा? जल्दी बोलो सर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? क्या बात क्लियर है? परपेंडिकुलर बोला बेटा मैंने, 90 डिग्री, साइन 91 होता है, साइन 91 होता है। ठीक है, गुड इवनिंग संदीप। यूनिट वेक्टर नहीं बेटा, अपन ने मैग्नीट्यूड ले लिया ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब यहां पर मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, डिवाइडेड बाय 2 आएगा। क्यों आएगा डिवाइडेड बाय 2? अरे साइन 90 कितना होता है बेटा? साइन 90 1 होता है, एन गैप का मैग्नीट्यूड 1 ले ही लिया मैंने, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? मॉड ए मॉड बी होगा ना, डिवाइडेड बाय 2 क्यों आएगा? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये बोल रहा हूं मैं। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड ए मॉड बी होगा। बोलो संदीप, तुम्हें भी समझ में आया? एलन समझ में आ गया? हाँ। थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे? अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा और ए क्रॉस बी अपने आपस में क्या होगा? 0 वेक्टर होगा। क्या बात क्लियर है? पैरेलल कह दो या पैरेलल कह दो और कोलिनियर कह दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पैरेलल और कोलिनियर, पैरेलल और कोलिनियर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जो एक के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, मतलब कोलिनियर लाइंस, पैरेलल, पैरेलल लाइंस तो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो, कोलिनियर होती है एक दूसरे के ऊपर एक के, जैसे ये मान लो आपका ए वेक्टर है और इसी के ऊपर आपका ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में क्या है? कोलिनियर से। क्या चीजें क्लियर हैं यहां तक? चलो, ये तो हो गई थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? बोलो। आई, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो बेटा। आई क्रॉस आई इज इक्वल टू होगा जे क्रॉस जे, इज इक्वल टू होगा के क्रॉस के, इज इक्वल टू होगा 0 वेक्टर। मतलब आई वेक्टर का आई के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, जे को जे के साथ 0,
k का k के साथ 0, ठीक है। I क्रॉस j इज इक्वल टू होता है k कैप, इंपॉर्टेंट है। j क्रॉस k कैप इज इक्वल टू होता है i कैप, एंड k कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल टू होता है j कैप, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? इसी ऑब्जर्वेशन में साइड में ब्रैकेट में डाल दो, j क्रॉस i होता है माइनस k कैप, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि i क्रॉस j क्रॉस i के इक्वल नहीं होता है, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, हाँ, सेम लिख दो, k क्रॉस j होता है माइनस i कैप, एंड i क्रॉस k होता है माइनस j कैप। संदीप, तबीयत कैसी बेटा आपकी? सर पे क्या हो गया आपके? कहां चोट आ गई? क्या हो गया बेटा? थोड़ा सा बताओ। अभी कैसा ही तबीयत आपकी? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी ठीक है? अरे यार संदीप, हेलमेट पहन के खेला करो क्रिकेट। हाँ बेटा, तुम्हारा दिमाग बहुत कीमती है। हाँ, सीक्वेंस है आई जे जे के आई, इसी सीक्वेंस से पॉजिटिव आएगा। दिमाग बहुत कीमती बेटा अपना, हेलमेट पहना करो। स्कूटी जाते हो हेलमेट पहना करो, इवन साइकिल चलाओ तो हेलमेट पहना करो। चलो, अब संदीप मैं क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो तुम्हारा दिमाग अच्छा, नहीं तो क्रिकेट बॉल लेगी तुम्हारा दिमाग। हाँ चलो आगे ध्यान दे। चलो आ जाओ आ जाओ, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ, एक और फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो हो गई, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन भी यहीं पर लिख देते हैं, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन भी लिख लेते हैं। एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। साइड में लिख दो, कंपैरिजन कर लो साथ ही साथ, बट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, ठीक है। साथ में कंपैरिजन कर लो, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी अपन ने जो प्रूव किया था उससे काफी चीजें सीखे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे डिफाइंड होएगा? ए वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है यहां पर? वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर represent the adjacent sides of a triangle। क्या चीजें क्लियर है? क्या ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स है? एडजेसेंट इंपॉर्टेंट है बेटा, साइड्स नहीं, एडजेसेंट साइड्स। हाँ, जो भी बात तो भी पड़ दी, ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, ठीक है। चलो सेवेंथ ऑब्जर्वेशन, प्रूव करने की जरूरत है क्या? सेवेंथ ऑब्जर्वेशन ये प्रूव आप करना, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर represents if a vector and b vector represents the adjacent sides of a parallelogram, then its area is given by a vector
क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। करे प्रूफ? अरे करे प्रूफ, बोलो। चलो इसका प्रूफ देख लो, काम ही आएगा। तो ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक, ओके। बिल्कुल, इसको मैं बोलूंगा ए, बी, सी और डी, और डायरेक्शन दे रहा हूं मैं, ये है मेरा ए वेक्टर, ठीक है, और ये है मेरा बी वेक्टर। अब सुनना ध्यान से, ठीक है, ये इतना सा। अब मेरे को बताओ ये वाला एरिया कितना होगा अगर इसके बीच में ये एंगल थीटा है तो? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कितना होगा सर? ये होगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। और मेरे को बताओ अगर ये ए वेक्टर है तो इसके पैरेलल है बीसी, इसके पैरेलल है बीसी, तो ये क्या होगा? जल्दी बताओ यार। अगर ये ए वेक्टर है तो बीसी क्या होगा? सेम ए ही। ढंग से सोच के बताओ बेटा, ढंग से सोच के बताओ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, किसी पैरेललोग्राम में जब डायगोनल खींच लेते हैं तो ये दोनों इक्वली होता है क्या? ये दोनों इक्वल होते हैं क्या? किसी पैरेललोग्राम में जब डायगोनल खींचते हैं तो उस डायगोनल के अपोजिट साइड के दोनों इक्वल एरिया होते हैं क्या? इतना बता दो, बाकी सब छोड़ो ना। जब इक्वली होएगा तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, हो गया डिफाइंड। ये पता है ना आपको? अगर मैंने लाइन खींच ली, जैसे पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? पैरेललोग्राम क्या होता है? ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पैरेललोग्राम क्या होता है? मान लो ये 2 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 2 होगा। अगर मैंने खींच लिया तो जितना ये वाला एरिया होगा उतना ही तो ये वाला एरिया होगा। ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो। क्या चीज़ें क्लियर हैं? वेक्टर सेम नहीं होता बेटा। फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल हैं तो बेटा ए वेक्टर कुछ के टाइम्स बी वेक्टर होता है, या फिर मैंने बताया था ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो दोनों वेक्टर सेम मत बोलो। लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है ये, और ये लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है, सेम नहीं है। बट हाँ निकल जाएगा सेम, वो अलग बात है। क्या बातें क्लियर हैं? ठीक है, बोलो यहां तक चीजें क्लियर है ना? तो आप ऐसे डिफाइन करो, गलत मत समझो, समझने का गलत नहीं। ये और ये वेक्टर सेम नहीं है, पैरेलल है भाई, इसका मतलब वेक्टर थोड़ी सेम हो गया। समझ में आई बात? पर इससे ये समझो कि जो AD का मैग्नीट्यूड है और जो BC का मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होएगा। पैरेलल वेक्टर है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। जब पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है ना, जब पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहां पर ये एरिया भी सेम होएगा। समझ में आई बात? घुसी क्या? घुसी दिमाग में? चलो एक शानदार चीज आपको पूछता हूं, ये वाला चीज डिफाइन करके बताओ, कर लोगे? एक शानदार चीज पूछूं? चलो डायगोनल की फॉर्म में पूछता हूं, ठीक है, डायगोनल की फॉर्म में, ठीक है। कहां गया डायगोनल वाला? अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे को डायगोनल्स पता है, डायगोनल्स पता है मुझको, मान लो आपको आगे टर्म पूछ ही लीजिए सर, है ना, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर
are the diagonals of parallelogram, diagonals of parallelogram, then area of parallelogram is. ठीक है, ओके, बताओगे मेरे को? तो ये कमेंट करके बताओ, मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं आपके लिए ना। ऑप्शन ए, जल्दी जल्दी 2 मिनट है आपके पास में, जो आप दिमाग लगाना चाहो तो लगाओ, ठीक है? टाइम स्टार्ट, करिए सॉल्व। टाइम्स अप। क्या आंसर है? ए और डी? डी? बस ऐसे ही आपको पता, गेट में सवाल आते हो और गलत करते हो, ठीक है ना? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है? अगर ए और बी आपके डायगोनल्स हैं तो ये चीज है। अब ये आपका होमवर्क भी है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? तब तक आप ट्राई करके आओ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ट्राई करना, ठीक है? कर लोगे? अरे बोलो, ये होता है बेटा, होमवर्क है, ट्राई कर लोगे या मैं बताऊं? ए यहां पर मैंने लिखा है साफ साफ, ए वेक्टर बी प्रेजेंट रिप्रेजेंट द एडजेसेंट्स, ठीक है? और इधर ए और बी आर दी डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चे सोचते हैं ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। नहीं बेटा, ये डिपेंड करता है ए और बी वेक्टर क्या है। यहां पर मैंने लिखा है साफ साफ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में ए और बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इधर मैंने लिखा ए और बी आर दी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई? चलो एक और खास बात, एक और एग्जांपल्स आपको यहां से मैं पूछता हूं। एक और छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत ध्यान सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास में, करिए।
टाइम्स अप। हाँ भाई, नीरज ने अपना आंसर कर दिया। एलन और संदीप अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। जल्दी बताओ भाई, कमेंट करो। वैसे तो 1 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, अभी आपको डेरिवेशन दे दूंगा। बताओ, मैं बताऊं? अरे मैं बताऊं क्या? सी। गुड भाई, नीरज जी के लिए तालियां हो जाए, बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला नीरज ने। यस, सी इज दी करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो बेटा, काम आएगा आपके, है ना, काम आएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो एग्जाम्पल में मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं ना, ये जो करवा रहा हूं, ये काम की चीज है, आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूं बस। हाँ जी, इसका प्रूफ देख लेते हैं। सिंपल प्रूफ है वैसे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? यही तो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये चीज तो मैंने अभी बताई कुछ देर पहले। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही, है ना। अब सुनो, ऐसा होता है। अब इधर मैं ऊपर स्क्वायर डाल देता हूँ, इसी का स्क्वायर ही तो चाहिए। अब जैसे ही मैंने इधर स्क्वायर डाल दिया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज नथिंग बट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। बस हो गया सॉल्व। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का मैं होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। अब आपको पता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी होता है। बस खत्म, ये वाला हो गया। माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या सिंपल सा डेरिवेशन है, समझ में आ गया सभी को? बस अब एक और इंपॉर्टेंट चीज अपने को समझनी है, बाकी पूरा इसकी कंसेप्चुअल थ्योरी खत्म हो जाती है एक बारी। चलो कुछ प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर लें इसकी। अभी तक तो अपन ने ऑब्जर्वेशन देखा, अब थोड़ी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी, आपको ऑलरेडी आती है प्रॉपर्टीज, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 1 भाई, ए वेक्टर को क्रॉस करेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से। तो भाई मेरी बात सुन लो ध्यान से, डायरेक्शन यही रहेगा। अगर आप ए वेक्टर को क्रॉस कर रहे हो बी प्लस सी से, तो डायरेक्शन यही रहेगा। मतलब आप पहले इसको ही करोगे फिर ही इसको करोगे, ऐसा नहीं कर सकते कि इसको कर दिया फिर इसको कर दिया। नो 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 नो, डायरेक्शन वैसे ही रहेगा। सुन रहे हो ध्यान से? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ऐसा क्यों करा? क्योंकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी के इक्वल नहीं होता, तो डायरेक्शन आपको वही रखनी है। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? ओके। हाँ, मैं किसी स्केलर को इधर मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं किसी स्केलर को ए क्रॉस बी के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, वेक्टर को नहीं कर सकता। तो आप इसको कर सकते हो लैम्डा ए, कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं, लैम्डा ए क्रॉस बी या फिर ए क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर। क्योंकि पता घूम फिर के ए क्रॉस बी एक वेक्टर ही दे रहा है, तो लैम्डा को इसके साथ करो उसके साथ करो, लैम्डा कहीं से कॉमन निकल जाएगा, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आपको ये चीज तो पता पड़ी गई है, आपको ये चीज तो पता पड़ी गई है। तो थर्ड, अगर ए वेक्टर, मान लो आपको ए वेक्टर दे दिया a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और आपको बी वेक्टर दे दिया b1 आई कैप
प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अगर आपको दोनों वेक्टर्स पता है तो यहां से आप A क्रॉस B कैसे निकाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आप ऐसे निकाल सकते हो डिटरमिनेंट की फॉर्म में, I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। क्या बात क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो, आपको A क्रॉस B मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों हुई है और इस प्रॉपर्टी का डेरिवेशन आपको चाहिए? डेरिवेशन में कुछ नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देना, प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा देना, इसका डेरिवेशन हो जाएगा। अच्छा, मैं कराऊं? प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा देना, ये डेरिवेशन हो जाएगा। कैसे? अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो देख लो भैया प्रूफ। कितना हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो? A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ध्यान रखना है, इसको 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 सीक्वेंस में ही करना है आपको। और कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? इधर एक और प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी वाली? ब्रैकेट में लिख देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K 0 होता है और I क्रॉस J K होता है एंड I J K I होता है और K I J होता है। ये अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना, देखो इधर कहाँ गई। ठीक है, इससे लगाओ। अब आपको पता है जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, जब मैं A1 को इसके साथ क्रॉस लूंगा तो I क्रॉस I आएगा, वो ऑलरेडी 0 होता है, बस कर लो खत्म। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो I क्रॉस I 0 होता है, I क्रॉस J K होता है, मतलब A1 B2 K कैप। मजा नहीं आया यार, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा A1 B2 I क्रॉस J इज K कैप। क्या समझ में आई? अब I क्रॉस K, अब यहां पर कर दोगे A1 B3 I क्रॉस K। अब I क्रॉस K तो माइनस J होगा, क्योंकि K क्रॉस I प्लस J होता तो I क्रॉस J माइनस K होएगा। तो A1 B3 के साथ में माइनस आएगा, माइनस A1 B3 I क्रॉस K इज J कैप। समझ में आई बात? फील आई कि नहीं आई? बाकी आगे बढ़ते रहो। हर टर्म सिर्फ 2 के साथ होगा, जैसे J को J के साथ तो 0 हो जाएगा। अब A2 B1 J क्रॉस I, अब J क्रॉस I माइनस K, मजा आया? माइनस A2 B1 K कैप, J क्रॉस I माइनस K। अगली बार में प्लस आएगा, A2 B3 J क्रॉस K इज I कैप, तो प्लस A2 B3। नहीं सॉरी, J नहीं, I कैप, सॉरी I कैप। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? अब अगला वाला खुद ही लिख दो सिमिलरली करके। इसी तरीके से थर्ड वाला मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं ना। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? प्लस A3B1 प्लस A3B1 J और माइनस A3B2 I। ठीक, अब यहां से I वाले टर्म, ये I है, ये I है, A2B3 माइनस A3B1, तो इसको कर दो A2B3 माइनस A3B2, A2B3 माइनस A3B2 I कैप, ठीक है, माइनस A1B3 माइनस A3B1 J कैप प्लस प्लस A1B2 माइनस A2B1 K कैप। ये आपको डिटरमिनेंट फॉर्म ही देता है। इसको सॉल्व करोगे, देखो I A2B3 माइनस B2A3, A2B3 माइनस B2A3 है ना, और माइनस J A1B3 माइनस B1A3, A1B3 माइनस B1A3, और ये वाला
A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस B2 A1। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये आपका प्रूफ हो गया। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, प्रूफ जरूरी था। ठीक है, तो ये छोटी सी थ्योरी थी। क्वेश्चन आज ही करा दूं? तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। नहीं बेटा, प्रोडक्शन नहीं पढ़ाएंगे इस साल, प्रोडक्शन तो नहीं पढ़ाएंगे, पर हाँ प्रोडक्शन के कुछ पार्ट में पढ़ा सकता हूँ, लाइक कास्टिंग पढ़ा सकता हूँ मैं। पर बेटा इस साल मेरा टारगेट कुछ सब्जेक्ट है, लाइक मैकेनिक्स है बेटा, मेरा बहुत अच्छे से टारगेट है इस साल। मैं मैकेनिक्स बहुत टाइम से, पिछले 1.5 साल से मैकेनिक्स नहीं पढ़ा पा रहा। हाँ बेटा मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा इस साल, मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाऊंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स जो आधा बचा है वो अभी खत्म करना है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी कैलकुलस पढ़ी थी आप लोगों ने मुझसे। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ऑनेस्ट ओपिनियन देना, ऑनेस्ट, मैंने आपको कैलकुलस जो पढ़ाई है क्या ज्यादा लंबे तरीके से पढ़ा दी क्या? इतनी जरूरत थी कि नहीं थी? दिल से बोलना, आपको क्या फील होता है? क्योंकि हर जगह कैलकुलस 15 से 20 लेक्चर में खत्म कर देते हैं। मैंने 60 लेक्चर लिए हैं कैलकुलस को खत्म करने में, मैक्स टू मैक्स 25 लेक्चर, मैक्स टू मैक्स 25 तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, मैक्स टू मैक्स 25 लेक्चर में खत्म करती है दुनिया। फिर क्वेश्चन उनसे बनते नहीं है पेपर में। देखो सीधी बात है, नहीं बनते यार। क्योंकि बहुत सारे, अभी जैसे वो प्रकाश आया था बच्चा, क्या बोला कि सर जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो क्वेश्चन आ गए। अगर मैं प्रोडक्शन पढ़ाऊंगा ना बेटा, मुझे चाहिए 6 मंथ प्रोडक्शन पढ़ाने के लिए, सीधी बात बोलूं मैं तो। समझ रहे हो? बाकी टॉपिक्स हो जाएंगे। ये वेक्टर में भी इतने लेक्चर्स नहीं लूंगा, वेक्टर मैक्सिमम 30 लेक्चर्स में खत्म कर दूंगा मैं। 30 लेक्चर भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 25 से 30 के बीच में मैं खत्म कर दूंगा ये वेक्टर कैलकुलस। यार कैलकुलस क्या बच्चों की 12वीं से वीक होती, 12 से वीक होती है, और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो दुनिया छोड़ देती है। ये सोचती है कि गेट में टॉपिक नहीं आता, आपको सारे टॉपिक कवर कराए हैं। हाँ ये भी है, मैं 1 घंटा ही पढ़ाता हूं, पर बेटा उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 घंटा ही पढ़ाया ना, कोई नहीं पढ़ा रहा। मैंने कैलकुलस आपको 60 प्लस आवर्स पढ़ाया है, 60 प्लस आवर्स। आपको पता है 60 प्लस आवर में एक पूरा सब्जेक्ट खत्म होती है, सब्जेक्ट। नहीं विश्वास है ना, नहीं विश्वास है तो ऑनलाइन लेक्चर्स के वो देख लेना, नंबर ऑफ आवर्स। 60 आवर्स में एक सब्जेक्ट खत्म होता है। इवन पता है, मेरे को पता है, जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था ना पहले, तो मेरे को बोला जाता था कि 65 टू 70 आवर्स में आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म करनी है। मैं छोड़ के क्यों आया कोचिंग इंस्टीट्यूट? यार 65 से 70 घंटे में सॉम खत्म होती है क्या? सॉम में चाहिए यार 130 140 घंटे चाहिए सॉम में। और वो प्रेशर डालते थे ऊपर से, मैनेजमेंट प्रेशर डालता है। उनको तो क्या चाहिए? उनको चाहिए कि भैया बच्चे, तुम्हारा भी यही रोल है, तुम स्टूडेंट्स क्या करते हो सच बोलना। वो तो तुम मेरे पास में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तुम स्टूडेंट्स क्या करते हो, हाफ ऑफ दी स्टूडेंट्स कि सिलेबस खत्म करवा दो, सिलेबस खत्म करा दो। अब वो डिमांड है स्टूडेंट्स की, तो मैनेजमेंट क्या करता है, वो टीचरों को प्रेशर डालते हैं कि आपको 70 घंटे में खत्म करना, अगला बैच है, बच्चों को जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कराओ, 6 महीने में सिलेबस खत्म कराओ। नहीं यार, वही तो बात है। अब यार जो इंसान 60 से 70 घंटे में सॉम पढ़ा रहा है, वो क्या ही पढ़ा रहा होगा सॉम में? वो बस इंपॉर्टेंट टॉपिक में ध्यान देता है। मैंने ही पढ़ाई है एक बार, मैंने 70 घंटे पढ़ाई है। 70 घंटे बाद मैंने अलग से परमिशन बोली कि वो सही नहीं। 70 घंटे में पता है क्या बोलता मैनेजमेंट? हाँ सुनो, 70 घंटे में क्या बोलता है फिर मैनेजमेंट? बोलता है कि सर 70 से ज्यादा घंटे पढ़ाए तो आपको उस घंटे की सैलरी नहीं देंगे। अटक रहा हूं क्या मैं? हाँ, तो 70 से ज्यादा घंटे अगर मैंने पढ़ा दिया ना, उस घंटे की सैलरी नहीं मिलती। फिर भी चलो मैंने, कोई बात नहीं, मैंने फिर 15 से 20 घंटे मैंने फ्री में पढ़ाया कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और पता है आपको, मेरे को उस घंटे की सैलरी नहीं मिली। तुम्हें पता है मेरी 1 घंटे की सैलरी कितनी हुआ करती थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में? चलो तुम्हें तो क्या, तुम तो मेरे अपने ही हो। मेरी बेटा 1 घंटे की सैलरी होती थी 2500 रुपीज। अब तुम इमेजिन कर लो, 15 या 15 घंटे मान लो, चलो मिनिमम ही मान लो, 25 इंटू 15 करना, मैंने कितने पैसे का लॉस किया? करो एक बार,
2500 इंटू 15 करो, मैंने कितने पैसे का लॉस करा? ये सैलरी थी मेरी 2500। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये वाली बात है यार। ऐसे अब टीचर क्या करेगा? टीचर क्या सोचता है? टीचर कोई बुरा नहीं होता। बस बेटा नीरज तुम्हारी बात का जवाब देता हूं 2 मिनट। टीचर क्या सोचता है यार, 30,000 का लॉस क्यों कराऊं? मैनेजमेंट इस तरीके से प्रेशर डालता है सब। बेटा एक बहुत वेल मेंटेन मैनेजमेंट होता है, आपको पता है कोचिंग। मैंने इसलिए छोड़ा। अब मेरे जैसा टीचर, मैं तो खुददार हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को पैसे से ना पहले प्यार था ना आज प्यार है। एक एक तरीके से अपने आप को मैनेज करना है बस मेरे को जिंदगी में। मेरे को इतना चाहिए कि मेरे घर की रोटी आ जाए और मेरे लाइट का बिल भर दूं, बस इतना ही है मेरे को। अब वो 30,000, आप भी टीचर होगे ना, सच बोलना, तुम में से तुम टीचर होगे, तुम्हारे दिमाग में एक बार तो आएगा कि यार छोड़ो ना यार, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं चाहता है और बदनामी कोचिंग इंस्टीट्यूट की होगी, बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, मेरा तो क्या जा रहा है? मैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाता हूं, मैं फ्री हो जाता हूं। पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो? तो वो टीचर 30,000 रुपए लॉस में नहीं जाएगा, वो किसी और बैच में जाके सॉम स्टार्ट कर देगा। मैंने सही बता रहा हूं, मैंने सॉम पढ़ाया, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ के आ गया था। बस मेरे को सिलेबस खत्म कराया, मैंने सॉम पढ़ाया था उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में और मैं छोड़ के आ गया। आज तक बच्चे मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मेरे को खूब मैसेज करते हैं, खूब बातें करते हैं। उन बच्चों को पता है ना कि मैंने पढ़ाया था, दिल से पढ़ाया था। साला तुम जाओ भाड़ में, कोई मतलब नहीं। सर आपका कोर्स लेते बट सॉम पढ़ी नहीं। बेटा एक बार तुमने पढ़ी ना एलन और संदीप, तुमने पढ़ी, एक बार बेटा नीरज को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दो कि जब वो कोर्स लेके वो पढ़ेगा ना तो समझ में आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। तुम दोनों ही बता दो बेटा, थोड़ी हेल्प कर दो नीरज। नीरज को सॉम में इंटरेस्ट नहीं आता। अरे इंटरेस्ट क्रिएट कर दूंगा बेटा, तुम चालू तो करो सॉम पढ़ना। कोर्स तो तुमने ले रखा है, कोर्स तो तुमने ले रखा है ना, ऐसा तो नहीं नीरज तुमने कोर्स नहीं ले रखा। वहां सॉम है तो सही, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चालू तो करो पढ़ना। कोर्स लेके बैठे हो, सॉम चालू नहीं करी, बताओ। अरे बेटा बहुत दिल से पढ़ाया है सॉम यार, मेरे मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है सॉम, तुम्हें पता होगा कितनी डिटेल में पढ़ाया होगा। बस फिर तो पढ़ो ना यार सॉम, पढ़ के तो देखो, मजा आएगा। चलो एनीवे एक क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जस्ट हाथ साफ करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल नंबर 1। अब तो एग्जाम्पल स्टार्ट किया, अब जाके तो थ्योरी खत्म हुई है। मान लो आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालना है। ओके, इतना सा पूछा है, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालो, जल्दी से निकाल के बताओ। आपके पास में 1 मिनट का वक्त है, टाइम स्टार्ट करिए सॉल्व। क्या आंसर है? जल्दी बताओ यार। ए क्रॉस बी सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, पहले ही तो बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज बताई थी। ये देखो, ये देखो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या बताया था, ये एक वेक्टर है। 5 क्या होता है? हाँ नीरज 5 क्या होता है? स्केलर थोड़ी यार। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, कितना आएगा? जल्दी से डिटरमिनेंट फाइंड कर दो यार। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? I J K 2 1 3 3 5 -2। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो।
गलत निकाला एलन तुमने। ये इक्वल टू आएगा -17 i कैप +13 j कैप +7 k कैप। ओके, अगर मेरे को A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो भैया ये कर लूंगा मैं, तो सिंपल है ना, -17 का स्क्वायर +13 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा ये? जल्दी कैलकुलेट करके बताओ यार, कितना आएगा ये अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 289 प्लस 13 का स्क्वायर 169 प्लस 49। 289 380 60 90 और 60 150 450 507। क्लियर? शशि जी गुड। हाँ 22.51 वेरी गुड। शशि कहाँ गेट की क्लास अटेंड करने आ गई? हाँ चलो एनीवे, कल इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन, ठीक है। ये अपना क्रॉस प्रोडक्ट मैंने खत्म कर दिया है आज। ओके, अरे यार ये बीच में कहाँ चला गया एग्जाम्पल? ये क्रॉस प्रोडक्ट मैंने खत्म कर दिया है आज। ओके भाई, ये कैलकुलस की PYQs अपलोड कर दूं? संदीप बताओ जल्दी से, एलन, संदीप, नीरज, कैलकुलस का जो मल्टीपल इंटीग्रल है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी डिस्कस होना बचे हैं। अच्छा वेक्टर देखा तो आ गए। हाँ अब कर लोगे ना? ठीक है, तो मैं अपलोड कर देता हूँ टारगेट गेट वाले बैच में क्वेश्चंस, ट्राई करो उन क्वेश्चंस को और मिलते हैं, फिर करते हैं इसका डिस्कशन, है ना। और अरे हाँ, रेस्पॉन्स शीट आ गई ना संदीप, गेट की रेस्पॉन्स शीट आ गई, तुम शेयर कर सकते हो मेरे को, अगर इट्स ओके, अगर तुम कंफर्टेबल हो मेरे को रेस्पॉन्स शीट शेयर कर सकते हो अपनी, डाउनलोड होती है ना रेस्पॉन्स शीट, तो अपन वो भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और कहाँ पर तुमको लगता है चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन, वो भी डिस्कस करो, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो। दिया तो शायद नीरज ने भी पेपर है, कोई क्वेश्चन तुमको ऐसा लगता है कि सर इसको चैलेंज करना चाहिए तो मेरे से सॉल्यूशन ले लो, चैलेंज कर लेंगे उस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मेरे को पर्सनली मैसेज करके शेयर कर लेना, टारगेट गेट वाले बैच में नहीं करना चाहते तो मेरे को वैसे शेयर कर लेना आप PDF, ठीक है। 40.67 आए तो ठीक है ना संदीप, अभी तो 3rd ईयर में हो ना, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कितना सिलेबस कंप्लीट किया था संदीप? 50% ही सिलेबस कंप्लीट किया था ना। सॉम पढ़ लिया तुमने? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लिया क्या? सॉम शायद पढ़ लिया तुमने। क्या क्या सिलेबस, क्या क्या बचा है बेटा तुम्हारा पढ़ना अभी? 41, ठीक है, तुम अभी तुमने पूरी तैयारी नहीं करी तो 41 मार्क्स, ओके कोई दिक्कत नहीं। एक बार शेयर करना बट मेरे को, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा सॉम ही किया अच्छे से, सॉम के सारे क्वेश्चन बन गए थे संदीप? बस मैं देखना चाहता हूँ कि सॉम मुझे वापस पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, वो वाली बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट ना सॉम से पहले थोड़ा थर्मो पढ़ाने का मन है, थर्मो पढ़ाने का मन है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सॉम में कुछ चीजें छूट चुकी है। हाँ रेस्पॉन्स शीट आ गई ना यार, आ गई रेस्पॉन्स शीट, मैं सोच रहा हूँ थर्मो पढ़ा लो। अब तुम बताओ संदीप, सॉम वापस पढ़ाना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन बन गए तो वापस पढ़ा के कोई मतलब नहीं है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स का कैसा हालचाल चला? जितना मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा उतना क्वेश्चन बना है तुमसे? जितना फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है उतना बना? जो मैंने नया वाला फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है, एक तो पुराना वाला फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है, एक नया वाला पढ़ा रहा हूं मैं, डिटेल फ्लूइड मैकेनिक्स, जो मैंने अभी रिसेंट में चालू करा। वो ब्लंडर मिस्टेक मैं बोला था संदीप, वो होता है, उसके लिए तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। बनाना ठीक है, एक बार रेस्पॉन्स शीट शेयर करना बेटा आपकी प्लीज, है ना। थोड़ा सा मैं भी देखना चाहता हूं क्या क्वेश्चन आया है, क्योंकि मेरे को भी बच्चों ने मैसेज किया ना बेटा रेस्पॉन्स शीट, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो कुछ बच्चे हैं जो लाइव क्लास नहीं आते हैं, बस वो रिकॉर्डिंग ही देखते, तो उन्होंने शेयर कर लेते हैं वो लोग,
तो मेरे को वहाँ से मिला था। तुम रेस्पॉन्स शीट शेयर कर लो तो मैं फिर आगे उन क्वेश्चंस को भी कवर करना चाहता हूँ, है ना। करते हैं फिर डिस्कस। ओके चलो, थैंक यू सो मच। क्रॉस प्रोडक्ट आज खत्म हो चुका है और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। पहले पर नेक्स्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ठीक है। फिर स्केलर, वेक्टर और ये अपना एक फेज खत्म होगा वेक्टर का, फिर दूसरे फेज पे चलेंगे।